लास्ट टाइम हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्वेश्चन नंबर 6 किया था, उसमें एक छोटी सी गलती थी मेरी। यहाँ पे ब्रैकेट में कैपिटल एम्प्लॉयड में फॉर गुडविल आएगा, मैंने पहले यहाँ पे भूल से फॉर शेयर्स लिखा था, पर यहाँ पे फॉर गुडविल आएगा ब्रैकेट में स्टेप 1 के आंसर में। अब आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ये कंपनी का नाम है अंजना लिमिटेड। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अंजना लिमिटेड एज ऑन 31/3/2012। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे आंसर में अंजना लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर 11। यहाँ पे मैं कंपनी का नाम लिखूंगा अंजना लिमिटेड, और ये भी हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड ही है। आगे एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। आपको ये थोड़ा कचरा लग रहा होगा, टिक क्रॉस किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये जिस भी स्टूडेंट ने इमेज भेजी है बहुत अच्छा किया है ऐसा। अगर टिक एंड क्रॉस किया हुआ है तो टिक एंड क्रॉस का मतलब क्या है कि कौन से एसेट्स लेने हैं, कौन से एसेट नहीं लेने हैं, कौन सी लायबिलिटी लेनी है, कौन सी लायबिलिटी नहीं लेनी है। अब ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको ऐसा टिक करके देंगे नहीं, वो आपको दिमाग लगाना है, बट चलेगा, अच्छे वे में लो उसको। तो ये आंसर जिस भी स्टूडेंट की बुक है उसने सॉल्व करके ही दिया है। जैसे गुडविल साइड में क्रॉस लगाए, मतलब गुडविल हम लोग नेट एसेट्स में नहीं लेते हैं। बिल्डिंग एट कॉस्ट, तो बिल्डिंग हम लोग लेते हैं, तो इसने टिक लगाया। खैर एक बार हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हम लोग सॉल्व करते हैं पहले एडजस्टमेंट्स। यहाँ पे सबसे पहले दिया है गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, 10% टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू 1 लाख, बुक वैल्यू 1,20,000, shares of subsidiary company, stock, debtors, less BDR, cash and bank, prepaid expense, advertisement suspense account, liability side पे 10% preferential capital, equity share capital, general reserve, 15% debentures, creditors, bills payable, outstanding expense, provision for tax, workers compensation fund, workers profit sharing fund, depreciation fund, building और machinery। आगे एडजस्टमेंट्स, यहाँ मैं एडजस्टमेंट्स रीड नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली एक एक एडजस्टमेंट रीड करके सॉल्व करते जाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 9 लाख। बस अब एक बार अगर बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू आ गई 9 लाख, मैंने क्या किया है, मैंने सारे स्टेप्स का फॉर्मेट बना के रखा है। जो हमारे 5 स्टेप्स होते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के, उसका फॉर्मेट 5 स्टेप्स का मैंने बना के रखा है। तो आपको भी एग्जाम में ऐसा ही करना पड़ेगा। पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, उसका फॉर्मेट बना देंगे, एक पेज में आ जाएगा ये। दूसरा स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तीसरा स्टेप पे एवरेज प्रॉफिट होता है, बट उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। पहले एडजस्टमेंट्स 3A, 3B में सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, और 3C में स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट, जिसको मैं ITD फॉर्मेट बोलता हूँ। तो 3A, 3B, 3C। तो स्टेप 4 होता है सुपर प्रॉफिट और स्टेप 5 होता है गुडविल। तो आपको सारे स्टेप्स का फॉर्मेट पहले से ही बना के रखना है, जैसे बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। फिर जो एडजस्टमेंट जिस स्टेप के अंदर जानी है वहां पे आपको लिख देना है। पहले से ही 5 स्टेप का फॉर्मेट बना के रखना है। तो यहाँ पे लिखा है द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 9 लाख, तो ये स्टेप 1 में जाएगा, बिल्डिंग 9 लाख, ये स्टेप 1। यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्डिंग और अमाउंट में मैं लिखूंगा 9 लाख। ओके, द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 9 लाख while the remaining assets are to be taken at their book value। तो ये जो रिमेनिंग एसेट्स आर टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यू है, वो हम बुक वैल्यू पे ही लेते हैं रिमेनिंग एसेट्स। अब बिल्डिंग का मैं आपको ज्यादा डिटेल में बताऊं, बिल्डिंग की जो मार्केट वैल्यू दी हुई है 9 लाख। अब देखो मैं ज्यादा डिटेल में बता दूं। बिल्डिंग एसेट साइड पे दिया हुआ है 7 लाख, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एट कॉस्ट। तो ये जो 7 लाख रुपीज लिखा हुआ है बिल्डिंग एट कॉस्ट, ये बिल्डिंग का कॉस्ट प्राइस हुआ। और आप यहाँ पे देखो कि लायबिलिटी साइड पे डेप्रिसिएशन फंड में बिल्डिंग दिया हुआ है 50,000। तो एसेट साइड पे बिल्डिंग है, एसेट साइड पे बिल्डिंग है 7 लाख और लायबिलिटी साइड पे बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है 50,000। इसका क्या काम है मैं आपको बता दूं। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं कि एसेट साइड पे बिल्डिंग है 7 लाख और लायबिलिटी साइड पे बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन फंड है 50,000। ठीक है, इसका क्या यूज है मैं वो बताता हूँ। बिल्डिंग 7 लाख, एसेट साइड पे, लायबिलिटी साइड पे 50,000।
अब ये जो एसेट साइड पे बिल्डिंग दिया हुआ है 7 लाख, ये बिल्डिंग का कॉस्ट प्राइस है। जो एसेट साइड पे दिया हुआ है वो बिल्डिंग का कॉस्ट प्राइस है 7 लाख। ओके, अब जो लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है 50,000, जो लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है 50,000, वो बिल्डिंग का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। आप डेप्रिसिएशन फंड बोल सकते हो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल सकते हो। तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारी बिल्डिंग की बुक वैल्यू आ जाएगी, और बुक वैल्यू होगी 7 लाख माइनस 50,000, तो हमारी बुक वैल्यू आ जाएगी 6,50,000। ये बिल्डिंग की बुक वैल्यू। और मैं आपको सिर्फ बुक वैल्यू कैलकुलेट करने बता रहा था। आगे एडजस्टमेंट में हम लोगों को ये 9 लाख रुपीस जो है, ये 9 लाख रुपीस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू दी हुई है। ये 9 लाख रुपीस जो है ये एडजस्टमेंट में बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू दी हुई है। अब मैं रूल पे आता हूँ। एक बार अगर मार्केट वैल्यू दी हुई है, अगर एक बार मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट में दी हुई है, तो ये 7 लाख भी हमारे काम का नहीं है, 50,000 भी हमारे काम का नहीं है, और 6,50,000 भी हमारे काम का नहीं है। ये तीनों हमारे काम के नहीं है। अगर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है तो इन तीनों अमाउंट को भूल जाओ। बिल्डिंग की कॉस्ट प्राइस को भी भूल जाओ, बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन फंड को भी भूल जाओ, और बिल्डिंग की बुक वैल्यू को भी भूल जाओ। मार्केट वैल्यू आ गया तो बाकी कोई अमाउंट हमारे काम की नहीं है। ये बताना था मेरे को। उसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे लिखा है while the remaining assets, उसी फर्स्ट एडजस्टमेंट में while the remaining assets are to be taken at their book value, तो remaining assets are to be taken at their book value। तो मैं मशीनरी का समझा देता हूँ। मशीनरी में एसेट साइड पे लिखा हुआ है 8 लाख। ओके, 8 लाख मशीनरी में एसेट साइड पे लिखा हुआ है 8 लाख। लायबिलिटी साइड पे इसका डेप्रिसिएशन फंड दिया हुआ है 1 लाख। तो 8 लाख में दे 1 लाख माइनस कर देंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगा 7 लाख मशीनरी। मैं यहाँ पे लिखूंगा मशीनरी, ये सब मैं कॉपी कर देता हूँ, अमाउंट चेंज कर दूंगा मैं। मशीनरी में एसेट साइड पे दिया हुआ है 8 लाख, लायबिलिटी साइड पे इसका डेप्रिसिएशन फंड दिया हुआ है 1 लाख, तो इसका बुक वैल्यू आएगा 7 लाख। ठीक है, तो 8 लाख माइनस 1 लाख 7 लाख, ये इसका बुक वैल्यू हुआ। अब मशीनरी में मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मशीनरी में मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो जो इसका बुक वैल्यू है 7 लाख वही मार्केट वैल्यू होगा। क्योंकि मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है, वही वैल्यू हम लोग स्टेप 1 में लेंगे 7 लाख। तो आप फर्क देखो अभी दोनों में। मैंने जानबूझ के इतना ज्यादा डिटेल में लिख के बताया जैसे आपको डिफरेंस पता चले। बिल्डिंग में मार्केट वैल्यू दी हुई है तो ओल्ड बैलेंस शीट की सारी अमाउंट्स को भूल जाओ। मशीनरी में मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई है, मशीनरी में मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई है, तो जो एसेट साइड की अमाउंट है उसमें लायबिलिटी साइड वाली अमाउंट माइनस कर दो, बाकी जितना बुक वैल्यू है वो कैपिटल एम्प्लॉयड में लिखेंगे बुक वैल्यू। आगे एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 2, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड in the class of business done by Anjana Limited is 10%. Expected rate of return is 10%. ये हमारे स्टेप 2 में काम आएगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। बाकी पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10/100, मल्टीप्लाई बाय 10/100। तो यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल आएगा, ये स्टेप 1 का आंसर कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल वो इधर लिख देंगे, उसका 10% निकालेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। आगे 2 एडजस्टमेंट हो गए हमारे। थर्ड एडजस्टमेंट, अब थर्ड और फोर्थ बहुत ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, और वैसे इजी है समझ में आ जाए तो, बट इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में बहुत बार आती है थर्ड और फोर्थ। देखो थर्ड में लिखा हुआ है इनकम टैक्स असेसमेंट अप टू द लास्ट ईयर। बस यहाँ पे रुक जाते हैं। इनकम टैक्स असेसमेंट अप टू द लास्ट ईयर, तो हमारा जो बैलेंस शीट वाला ईयर है वो है 31/3/2012। ये बैलेंस शीट वाला ईयर है 31/3/2012। अब मैं स्टेप 3A में जाऊंगा। ये स्टेप 3A बैलेंस शीट वाला ईयर है हमारा 31/3/2012। तो 31/3/2012 मतलब 1/4/2011 से 31/3/2012 ये हमारा बैलेंस शीट वाला ईयर है। 1/4/11 से 31/3/12। तो जैसे मैं बताता हूँ एकदम नीचे नीचे
जो आखिरी वाला साल होना चाहिए वो वही होना चाहिए जो बैलेंस शीट की डेट है. दिस ईयर शुड बी सेम एज द बैलेंस शीट ईयर. ठीक है, अभी हम इसके ऊपर जाते हैं. इसको शॉर्टकट में बेटा 11-12 बोलते हैं. कभी भी कोई भी टीचर या प्रोफेसर बोल रहा है 2011-12, ठीक है, मतलब 1411 से 31-3-12, 2011-12. ठीक है, अच्छा इसके ऊपर जाते हैं. तो 11-12 के ऊपर क्या आएगा? 11-12 के ऊपर आएगा 2010-11, मतलब 1/4/2010 to 31/3/2011. तो इसको शॉर्टकट में 10-11 बोलते हैं. इसके ऊपर क्या आएगा? 1/4/2009 to 31/3/2010, 9-10. तो इसको हम लोग शॉर्टकट में 2009-10 बोलते हैं. 2009-10 मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक. इसके ऊपर क्या आएगा? 1/4/2008 to 31/3/2009, 8-9. तो इसके ऊपर आएगा 2008-9. तो 8-9, 9-10, 10-11, 11-12. ये हमारे, मैंने 4 अकाउंटिंग ईयर लिखे हैं. कभी कभी 3 काम आते हैं, कभी कभी 4, कभी 5, और डिपेंड करता है क्वेश्चन पे. तो ये जो आखिरी वाला साल है, ये वाला साल, ये वही साल होना चाहिए जो बैलेंस शीट की डेट है. ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो. यहां पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स असेसमेंट अप टू द लास्ट ईयर इज कंप्लीटेड एंड देयर रिमेन्स नो लायबिलिटी फॉर दैट. इनकम टैक्स, ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, पहली बार में प्रॉब्लम होगा. इनकम टैक्स असेसमेंट अप टू द लास्ट ईयर इज कंप्लीटेड एंड देयर रिमेन्स नो लायबिलिटी फॉर दैट. अब इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर आप लायबिलिटी साइड पे जाके देखोगे, ये ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आपको यहाँ पे एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है 2 लाख. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख दिया हुआ है. सबसे पहली बात, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख स्टेप 1 में लायबिलिटीज में आता है. ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये टिक भी किया हुआ है. ऐसे एग्जाम में ये टिक नहीं किया होगा, बट मैंने आपको लिखाया है कि ये लायबिलिटीज टेकन में आता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख. तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख हम लायबिलिटीज में लिखेंगे. यहाँ पे लायबिलिटीज में प्रोविजन फॉर टैक्स लिखेंगे. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख, ये हम लोग लायबिलिटीज में लिखेंगे. ओके, अब ये जो एडजस्टमेंट थी उसका मीनिंग मैं बता दूं. इनकम टैक्स असेसमेंट अप टू द लास्ट ईयर इज कंप्लीटेड एंड देयर रिमेन्स नो लायबिलिटी फॉर दैट. मतलब जितना हम लोगों ने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है वो सही बनाया है, प्रॉपर बनाया है, ना कुछ कम है ना कुछ ज्यादा है. यहाँ पे लिखा है देयर रिमेन्स नो लायबिलिटी फॉर दैट. मतलब हमने इनकम टैक्स का प्रोविजन न कम बनाया है न ज्यादा बनाया है. द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इक्वल टू 50% ऑफ द प्रॉफिट इज क्रिएटेड फॉर दिस ईयर. अब यहां से बहुत कुछ पता चलता है. द प्रोविजन फॉर टैक्स जो 2 लाख है, मैं फिर से दिखा देता हूं. ये प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है लायबिलिटी साइड पे 2 लाख. ओके, अब एडजस्टमेंट पढ़ो फिर से. द प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब 2 लाख इक्वल टू 50% ऑफ प्रॉफिट. मतलब जो 2 लाख है वो 50% ऑफ प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट कितना होगा? 4 लाख. प्रॉफिट कितना होगा? 4 लाख इज क्रिएटेड फॉर दिस ईयर. अब देखो, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स हमने लायबिलिटी में लिखा 2 लाख, ये 50% ऑफ प्रॉफिट है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 50% ऑफ प्रॉफिट. मतलब अगर ये 50% है 2 लाख, तो 100% कितना होगा? ये 50% ऑफ प्रॉफिट है, 50% इतना, तो 100% कितना? तो आएगा 4 लाख. ये हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया. अब ये जो एडजस्टमेंट्स स्टेप 3A है एडजस्टमेंट्स, इसमें मैं एक कॉलम बनाऊंगा. इसको मैं लिखूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी बोलते हैं. प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको पीबीआईटी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स.
ठीक है, करंट ईयर में आएगा ये 4 लाख। मेरे को कैसे पता चला 4 लाख बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट, ये 4 लाख मेरे को कैसे पता चला, ये 4 लाख रुपीस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स जो हम लोगों ने 2 लाख बनाया है, वो करंट ईयर का जो प्रोविजन बनाया है 2 लाख, वो 50% ऑफ प्रॉफिट है। तो ये 4 लाख कैसे आया, उसकी कैलकुलेशन, मैं कैलकुलेशन यहाँ पे साइड में या नीचे कहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं। कौन सा करंट ईयर है हमारा, ईयर 2011-12। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 1-2 लाइन इंसर्ट करके मैं लिख देता हूँ, जैसे एग्जाम में याद रहे। हमारा जो करंट ईयर है वो है 2011-12। करंट ईयर जो है वो 2011-12। अब इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स 50% था, तो प्रॉफिट था हमारा 2 लाख। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स 50%, तो प्रोविजन फॉर टैक्स की अमाउंट 2 लाख, तो 100% जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, तो 50% इक्वल टू 2 लाख, तो 100% इक्वल टू कितना, ठीक है। ये प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स इक्वल टू 50% इक्वल टू 2 लाख, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इक्वल टू 100% इक्वल टू कितना, तो ये हमारा 4 लाख रुपीज आ जाएगा, ठीक है। ये 4 लाख रुपीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, ये 4 लाख सही आएगा तो ही इसके ऊपर वाले ईयर्स का प्रॉफिट सही आएगा। अभी और ध्यान देना, ट्रिकी है, मैंने बोला ना हार्ड नहीं है, पर थोड़ा ट्रिकी है, इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन में जाते हैं फिर से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोविजन फॉर टैक्स, थर्ड एडजस्टमेंट, द प्रोविजन फॉर टैक्स इक्वल टू 50% ऑफ प्रॉफिट इज क्रिएटेड फॉर दिस ईयर। दिस ईयर मतलब 11-12 आ गया। फोर्थ पॉइंट, द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर टैक्स मतलब पीबीआईटी फॉर लास्ट 3 years is increasing every year by 90,000. Profit before tax for last 3 years is increasing every year by 90,000. मतलब हम हर साल हमारा प्रॉफिट 90,000 रुपए 90,000 रुपीज बढ़ रहा है। अब अगर हमारा प्रॉफिट हर साल 90,000 रुपीज बढ़ रहा है लास्ट 3 साल से, तो ये जो 4 लाख रुपीज है ये बढ़ बढ़ के इतना हुआ है 4 लाख। मतलब इसके ऊपर वाले साल में 90,000 रुपए 90,000 रुपीज प्रॉफिट कम होगा। हर साल 90,000 रुपीज प्रॉफिट बढ़ा है हमारा लास्ट 3 साल से, तो बढ़ के 4 लाख हुआ है ना। तो इसके ऊपर वाले साल में 4 लाख रुपए में से 90,000 रुपीज प्रॉफिट कम होगा। मतलब इसके ऊपर वाले साल में हमारा प्रॉफिट होगा 3,10,000, ठीक है। हर साल 90,000 प्रॉफिट हमारा बढ़ा है और आखिरी साल का 4 लाख है, 4 लाख है, तो इसके ऊपर वाले साल में 90,000 कम होगा, उसके ऊपर वाले साल में 90,000 और कम होगा, तो 3,10,000 माइनस 90,000, तो ये होता है 2,20,000, 2,20,000 बस। लास्ट 3 years, ये 2008-9 मेरे हिसाब से ये वाला साल नहीं आएगा। अब आप पढ़ के देखो, 90,000 हर साल बढ़ा है, तो 4 लाख माइनस 90,000 3,10,000 माइनस 90,000 2,20,000, ठीक है। हर साल 90,000 प्रॉफिट बढ़ा है, तो बढ़ के 4 लाख हुआ है। उसके ऊपर वाले साल में 90,000 कम होगा। आगे वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेज। क्या लिखा हुआ है, 3 years परचेज। ये जो 3 years परचेज होता है ना, ये परचेज शब्द होना चाहिए। 3 years परचेज ये स्टेप 5 में आएगा, लास्ट में 3 years परचेज जो हमारा स्टेप 5 होता है। स्टेप 5 में जाएंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 years परचेज, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 years परचेज मतलब मल्टीप्लाई बाय 3। आगे क्वेश्चन में जाएंगे, द प्रॉफिट ऑफ, ये हो गया। वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेटेड एवरेज,
अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है वेटेड एवरेज, तो आपको कंपलसरी वेटेड एवरेज ही करना है। फिर आपको प्रॉफिट का ट्रेंड नहीं देखना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि फ्लक्चुएटिंग है। अगर क्वेश्चन में वेटेड एवरेज लिखा हुआ है तो आपको वेटेड एवरेज ही करना है, फिर ट्रेंड को भूल जाओ। तो कंपलसरी यहाँ पे वेटेड एवरेज ही करना है, चाहे कोई भी ट्रेंड हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि क्वेश्चन में वेटेड एवरेज बोला हुआ है। वेटेड एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, देखो बोला है ना लास्ट 3 इयर्स। तो पहली बात तो वेटेड एवरेज करना है, ये स्टेप 3B में होता है वेटेड एवरेज। तो मैं यहाँ पे सिंपल एवरेज मिटा देता हूँ, क्वेश्चन में बोला हुआ है वेटेड एवरेज करो, तो मैं वेटेड एवरेज ही करूंगा, ठीक है। और बोला हुआ है लास्ट 3 साल का वेटेड एवरेज निकालो। लास्ट 3 साल का मतलब ये 11 12 10 11 9 10, मतलब ये वाला जो 8 9 वाला साल है ये मैं डिलीट कर देता हूँ। लास्ट 3 साल का वेटेड एवरेज करना है, तो ये 1 ये 2 ये 3 साल का वेटेड एवरेज करना है। आगे और क्वेश्चन में वेटेड एवरेज में कर लूंगा, अभी नहीं, कैलकुलेशन में बाद में कर लूंगा, ठीक है। एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गई। अभी ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट में बस एक ही चीज डिसाइड होती है, काम आती है एक ही चीज, हमारी चारों लिस्ट है, लिस्ट ABCD, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ओल्ड बैलेंस शीट में दे बस आपको बार बार थियरी वाले पेजेस पढ़ने हैं, लिस्ट ABCD रोज रिवाइज करना है एक बार, एग्जाम के दिन पे भी वही काम आएगा। ओके, गुडविल की ओल्ड वैल्यू दी हुई है 1 लाख, गुडविल नहीं लेते हैं। बिल्डिंग हो गया, हमने 9 लाख लिखा था। मशीनरी हो गया, हमने 8 लाख में दिए 1 लाख माइनस किया था, मशीनरी हो गया। 10% टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट्स, अगर 10% टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है, ये भी आप थियरी वाले पेजेस पढ़ोगे तो मैंने ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स का डिफरेंस बताया था। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, अगर परसेंटेज दिया हुआ है 10% तो ये नॉन ट्रेडिंग है, और अगर परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। इतना डिटेल में आप पूरी बुक छान मारोगे ना, हर एक इलस्ट्रेशन पढ़ लोगे, हर एक रूल पढ़ लोगे, फिर शायद आपको 2-3 घंटे के बाद ये पॉइंट मिलेगी कि परसेंटेज दिया हुआ हो तो नॉन ट्रेडिंग होता है, परसेंटेज नहीं दिया हो तो ट्रेडिंग होता है। बट ये पढ़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पे शेयर्स, इसके नीचे है शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, तो सब्सिडियरी कंपनी ट्रेडिंग ही होता है, चाहे उसमें परसेंटेज दिया हो या परसेंटेज नहीं दिया हो, सब्सिडियरी कंपनी ट्रेडिंग ही होता है। अगर सिर्फ 10% इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, सिर्फ 10% इन्वेस्टमेंट, कोई फंड का नाम नहीं है, कोई सब्सिडियरी कंपनी नहीं है, सिर्फ 10% इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे है, तो नॉन ट्रेडिंग है। अब इसमें नॉन ट्रेडिंग का इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स स्टेप 3C में माइनस होता है। तो ये इंटरेस्ट मैंने कल वाले क्वेश्चन में भी बताया, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो 1 लाख फेस वैल्यू है, उसका 10% होगा 10,000। ये जो बुक वैल्यू है ये हमारे काम का नहीं है, बुक वैल्यू जो है वो हमारे काम का नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 1 लाख रुपीस पे 10% इंटरेस्ट निकालूंगा, बाकी ये 1,20,000 हमारे काम का नहीं है। मैं जाऊंगा स्टेप 3C में, स्टेप 3C में जाते हैं, ये स्टेप 3C, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो है उनकी फेस वैल्यू है 1 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो इसका इंटरेस्ट जो आएगा वो 10,000 आएगा। ये 10,000 इंटरेस्ट आएगा, ये 10,000 इंटरेस्ट हम लोग माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, ये मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। 10,000 आगे, बस जो 1 लाख है फेस वैल्यू, मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन में जाके। ये क्वेश्चन जो ये फेस वैल्यू है 1 लाख, वो 1 लाख कहीं पे लिखना नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट निकालने में काम आएगा। और ये जो बुक वैल्यू है 1,20,000, वो भी कहीं पे लिखना नहीं है, 1,20,000 भी कहीं पे भी नहीं लिखना है, और ये 1 लाख कहीं पे लिखना नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट निकालने में काम आएगा। अब शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी 1 लाख, सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होता है, ये 1 लाख हमारे काम का है, ये वाला जो आउटर कॉलम में लिखा हुआ है। तो शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी 1 लाख, ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होता है। शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, ये ट्रेडिंग
इन्वेस्टमेंट्स होता है, ये लेंगे। आगे क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टॉक 2,80,000 लेंगे, स्टॉक 2,20,000 एसेट में लिखते हैं। यहाँ पे स्टेप 1 में मैं लिखूंगा स्टॉक 2,80,000 स्टॉक। इसके बाद दिया हुआ है डेटर्स, लेकिन डेटर्स में बीडीआर भी दिया हुआ है, तो अगर कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो मेरा एक रूल याद रखना, आउटर कॉलम। क्या? आउटर कॉलम। डेटर्स में आउटर कॉलम हमारे काम का है, तो आउटर कॉलम में 1,90,000 ये हमारे काम का है, 1,90,000 डेटर्स। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डेटर्स 1,90,000। डेटर्स 1,90,000 ये हमारे काम का है। आगे इसके बाद आपको डेटर्स आउटर कॉलम लिखा हमने, ये हमारे काम का है। ये 2 लाख को छोड़ दो, ये 10,000 को छोड़ दो। फिर लिखा हुआ है कैश एंड बैंक बैलेंस 80,000। अब ये जो कैश एंड बैंक बैलेंस है 80,000 ये भी लेते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस 80,000 ये भी एसेट्स में आता है। कैश एंड बैंक बैलेंस 80,000। फिर आपको क्या दिया हुआ है? फिर दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस 30,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस 30,000 ये भी एसेट में लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस 30,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस 30,000 लेते हैं एसेट्स में, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 1,50,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 1,50,000 नहीं लेते हैं क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है। मैं प्रीपेड का एक बार बता दूं, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट में लेते हैं, और एक आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो तो उसको एसेट में नहीं लेते हैं, ओके। प्रीपेड एक्सपेंस लेते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं लेते हैं। इसके बाद है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हम लोग एसेट्स में नहीं लेते हैं। तो हम लोग पहुंचे थे, मैं ये बता रहा था, प्रीपेड एक्सपेंस लेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो तो नहीं लेंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट नहीं लेंगे। अब लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड पे है 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल 3 लाख, इसको लायबिलिटीज में लेते हैं, ये 3 लाख रुपीस को, लेकिन अलग से इज्जत देके माइनस करते हैं। 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल 3 लाख ये लायबिलिटीज में आएगा, लेकिन अलग से आएगा यहाँ पे 3 लाख। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लेस 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख ये लायबिलिटीज में आता है, अलग से माइनस करते हैं। मेरे को ये भी मालूम है इस 3 लाख रुपीस पे 10% 30,000 प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, स्टेप 3C में 30,000 माइनस होता है। ये 3 लाख रुपीस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे 10% 30,000, ये स्टेप 3C में ITD फॉर्मेट में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करना कंपलसरी है। तो अगर आप अभी भूल भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप अगर इसको भूल भी गए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट हमारा पहले से ही बनाया हुआ है ITD फॉर्मेट। ये ITD लिखा हुआ है, ITD फॉर्मेट। तो ये क्या फॉर्मेट पहले से लिखा हुआ होगा तो कभी भी हमारी गलती होगी ही नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख और उसका मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो 3 लाख का 10% होता है 30,000। ये 30,000 हम लोग माइनस कर देंगे, ये 30,000 माइनस हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 1 ईयर कंपलसरी, 1 ईयर कंपलसरी मतलब कंपलसरी आपको 1 साल का ही माइनस करना है। मैं क्यों ऐसा लिखता हूँ 1 ईयर कंपलसरी, ये जो लिखा है 1 ईयर कंपलसरी मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ, क्योंकि कभी कभी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ होता है कि 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का आउटस्टैंडिंग था। तो आउटस्टैंडिंग कितना था वो हमारे काम का नहीं है, यहाँ पे हमको 1 साल का ही लिखना है, आउटस्टैंडिंग हो या नहीं हो, यहाँ पे 1 साल का ही लिखना है, क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में कंपलसरी 1 साल का ही प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस करना है। तो अगर आप इसको भूल भी गए लिखना
तो जब आप इस स्टेप 3C पे पहुंचोगे तो फॉर्मेट बनाया हुआ है, यहाँ पे I माइनस करना ही है, T माइनस करना ही है, D माइनस करना ही है, I T D तीनों माइनस करना ही है। आगे अब मैं पहुंचा था लायबिलिटी साइड पे। ये 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल लायबिलिटीज में आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आता है, जनरल रिजर्व नहीं आता है, 15% डिबेंचर्स 4 लाख। मैं ये बताऊं इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लेते हैं लायबिलिटीज में, जनरल रिजर्व भी नहीं लेते हैं, 15% डिबेंचर्स 4 लाख ये लायबिलिटीज में आता है। तो यहाँ पे मैं लेस लायबिलिटीज में लिखूंगा 15% डिबेंचर्स 4 लाख, 15% डिबेंचर्स 4 लाख ये लायबिलिटीज में आएगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है क्रेडिटर्स भी आएगा, बिल्स पेबल भी आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आएगा, ये तीनों आएंगे। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 150 50 10। 150 50 10। तो यहां पे मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,50,000 50,000 और 10,000 ये तीनों लायबिलिटीज में लेते हैं। इसके बाद हमको दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये मैं पहले से ही लायबिलिटी में लिख चुका हूं 2 लाख ये लेते हैं लायबिलिटीज में और मैंने लिख दिया है। वर्कर्स कॉम्पेंसेशन फंड नहीं लेते हैं, कॉम्पेंसेशन फंड रिजर्व होता है। वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड रिजर्व होता है, इसको लायबिलिटीज में नहीं लेते हैं। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये लायबिलिटी होता है, कॉम्पेंसेशन फंड नहीं। वर्कर्स का एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड छोड़ के वर्कर्स का एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड लायबिलिटीज में नहीं आता है, बाकी वर्कर्स के सारे फंड्स लायबिलिटीज में आते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, वर्कर्स का एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड WACF, वर्कर्स का एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड लायबिलिटीज में नहीं आता है, बाकी सारे वर्कर्स के फंड लायबिलिटी में आते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग फंड 70,000 ये लायबिलिटी होता है, प्रॉफिट शेयरिंग फंड 70,000। तो मैं लायबिलिटीज में लिखूंगा 70,000 वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये लायबिलिटीज में आता है। आगे इसके बाद आपको दिया हुआ है डिप्रिसिएशन फंड, ये बिल्डिंग का काम का नहीं है और मशीनरी का मैंने माइनस कर दिया है। और डिप्रिसिएशन फंड मैं दिखाऊं आपको आंसर में, डिप्रिसिएशन फंड बिल्डिंग का काम का नहीं है, मशीनरी का 1 लाख मैं माइनस कर चुका हूं। इन शॉर्ट मैं दोनों चीजें माइनस कर चुका हूं। ये 50,000 भी ये काम का नहीं था, ये 1 लाख ये काम का था, 8 लाख में से 1 लाख माइनस किया था, बाकी 7 लाख रुपीज हमने लिखा था। तो यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट भी सारी कंप्लीट हो गई और ओल्ड बैलेंस शीट भी सारी कंप्लीट हो गई। अब टोटल और बैलेंस करेंगे। एसेट्स का टोटल इक्वल टू सम फ्रॉम ये 9 लाख, तो 9 लाख से लेकर 30,000 तक का टोटल। तो एसेट्स का टोटल होता है 22,80,000, 22,80,000, ठीक है, 2.28 मिलियन बोलते हैं इसको, 2.28 मिलियन। ओके, और लायबिलिटीज का टोटल 2 लाख से लेकर 70,000 तक, 8,80,000। तो ये एसेट्स का टोटल 22,80,000, लायबिलिटीज का टोटल 8,80,000 और प्रेफरेंशियल कैपिटल 3 लाख। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइनल आंसर हमारा, इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल। इसमें सबसे पहले 22,80,000, फिर माइनस 8,80,000, फिर माइनस 3 लाख, मतलब 22,80,000 माइनस 8,80,000 माइनस 3 लाख। तो 22 माइनस 8 ये हो जाएगा 14 लाख, 14 लाख माइनस 3 लाख 11 लाख। तो हमारा आंसर आएगा 11 लाख। पहले 22,80,000, फिर माइनस 8,80,000,
फिर -3 लाख, तो हमारा आंसर आएगा 11 लाख। मतलब ये दोनों माइनस कर देंगे, ये और ये माइनस कर देंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल आया 11 लाख। इसको स्टेप 2 में लेके जाएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल 11 लाख। अब 11 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो ऑब्वियसली ये होता है 1,10,000। 11 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये होता है 1,10,000 रुपीज। ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया। ये आपको काम आएगा स्टेप 4 में। मैं स्टेप 4 में इसको लेके जा रहा हूँ। स्टेप 4 में ये 1,10,000 माइनस होता है, तो पहले मैं स्टेप 4 में जाऊंगा। ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 1,10,000। स्टेप 4 में 1,10,000 माइनस हो जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो सबसे पहले स्टेप 1, उसमें हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आया 11 लाख। फिर स्टेप 2, 11 लाख का 10%, 11 लाख का 10% 1,10,000, 1,10,000 आया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इसको स्टेप 4 में माइनस कर देंगे। अभी स्टेप 3 में 3A में होता है एडजस्टमेंट्स। कोई भी एडजस्टमेंट्स इस क्वेश्चन में नहीं थे। इस क्वेश्चन में हमको कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं दिए हुए थे। वैसे एडजस्टमेंट्स होते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में दे एडजस्टमेंट्स हम प्लस माइनस करते हैं, बट इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स नहीं थे। अब ये स्टेप 3B में लेके जा रहा हूं मैं। ये स्टेप 3B ईयर और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। ये लास्ट वाला साल जो है ये हमेशा वही साल होना चाहिए, आखिरी वाला साल वही होना चाहिए जो बैलेंस शीट की डेट है, ओके। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये हो जाएगा x। फिर हम लोग यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे वेट का। वेट मतलब W। फिर हम लोग यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे x मल्टीप्लाई बाय W, ठीक है। वेट अगर नहीं दिया हो, जैसे इस क्वेश्चन में वेट नहीं दिया हुआ है, तो वेट होगा 1 2 3। वेट्स अगर नहीं दिए हो तो 1 2 3, जितने साल हो 1 2 3 4 5 जितने साल हो। तो वेट्स का कॉलम अगर नहीं दिया हो तो 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3। अब सिग्मा W मतलब 1 + 2 + 3 ये 6 होता है। बेटा ये वीडियो लेक्चर आधे मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट पार्ट लेक्चर में आ जाना सब लोग, फिर से ज्वाइन कर लेना, वीडियो देखना नेक्स्ट वाला भी। बस बाकी 5 मिनट का ही 2 मिनट का ही काम बाकी है। तो वेट हो गया हमारा 1 2 3। फिर x मल्टीप्लाई बाय W। x मल्टीप्लाई बाय W मतलब ये 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 2,20,000। मैं एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक स्क्रॉल कर देता हूँ, तो जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे वो पहले इतना देख सकें, लिख सकें।